हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आर्थिक विकास में क्या क्या बाधाएं हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कर्बिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो मुद्रास्फीति है वो हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मुद्रास्फीति का अर्थ हमें पता है कि जब हम प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है, इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। तो इसका सबसे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो जो गरीब यानी पुअर जो पीपल होते हैं उन पर बहुत, क्योंकि उनको वस्तुएं महंगी मिलने लगती हैं और वो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना होगा। सेकंड है बूस्टिंग फार्म सेक्टर, कि हमें जो फार्म सेक्टर है उसकी ग्रोथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लगभग 46 से 7% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर। और उस सारी एग्रीकल्चर लैंड पर आज भी जो है सिंचाई के साधन पूरी तरह से नहीं है। तो इस अगर आर्थिक विकास करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, समावेशी विकास यानी सभी क्षेत्रों को अगर हमें साथ लेकर चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फार्म सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, कि राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकार की जो इनकम के सोर्सेज हैं वो तो कम है, लेकिन उसको एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है। और हमारे देश में कह सकते हैं या कि मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो आर्थिक विकास के लिए क्या करती हैं, राजकोषीय घाटा उन्हें उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको सब्सिडी देनी पड़ती है जैसे खाद बीज आदि पर, और इसके साथ ही सामाजिक कल्याण जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति है, इस तरह के जो भार हैं वो भी सरकार पर पड़ते हैं। लेकिन राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, टैक्स से। और टैक्स में समस्या ये आती है कि एक तो बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी होती है जो टैक्स देती है, और दूसरा करों की चोरी भी की जाती है। तो इस राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना भी इसका एक उपाय है। उसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, की जो हमारा अधोसंरचना है उसका हमें क्या करना है, विकास करना है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं होगा हम आर्थिक विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उसके बाद है चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण जो पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, वो सारी चीज़ें पर कैपिटा जो संसाधन हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस जनसंख्या पर नियंत्रण करना है ताकि आर्थिक विकास में ये बाधा उत्पन्न ना कर सके, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका होगा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमें क्या करना है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी को, ह्यूमन रिसोर्सेज का हमें पता है जैसे मज़दूर है, अगर मज़दूर का स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छी शिक्षा उसने ले रखी है, तो इसका मतलब वो कैसा रिसोर्स है, एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी रिसोर्स जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा उनका जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो ह्यूमन क्वालिटी को बढ़ाना है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, कि चेकिंग इम्प्रूवमेंट, उसके बाद है चेकिंग द करप्शन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके सामने एक समस्या है कि भारत जैसे देशों में योजनाएं बना दी जाती हैं, और वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो निर्धन जनता है उस तक जो सामाजिक कल्याण की सुविधाएं हैं वो पहुंच सकें। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जो एक बहुत बड़ा अंश है वो सरकारी अफसर और मंत्रियों की जेबों में ही रह जाता है, और इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो किस पर पड़ता है, हमारी इकॉनमी पर। तो यहाँ एक उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना भी माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो इसमें एक लिया जाता है इम्प्रूविंग इन गवर्नेंस, यानी कि प्रशासन में सुधार करना। तो भारत में प्रशासनिक ढांचा बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। इस कारण से आर्थिक नीतियों और नियोजन जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। तो सरकार के सामने एक ये भी समस्या है आर्थिक विकास के लिए कि इस प्रशासन को कैसे सुधारा जाए। तो ये कुछ चुनौतियाँ या मुद्दे इन्हें आप कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ मुद्दे। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आशाएं या संभावनाएं हैं। तो हमें पता है भाई कि हमारा जो देश है, भारत जो है वो सकल उत्पाद में वृद्धि दर विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान चाइना का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो बहुत तेज़ी से, हमें पता है कि आर्थिक विकास जब होता है तो हम प्राइमरी
सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाते हैं। तो भाई देखिए भारत में जो इसके लिए आशाएं हैं या जो प्रोस्पेक्टस हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली तो यही माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, एक इमर्जिंग इकॉनमी है, कि एक जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था। उभरती हुई का अर्थ है कि भारत में जो है आर्थिक जो जीडीपी है भारत की वो क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी जो परचेजिंग पावर है वो पहले से ज़्यादा हुई है। तो भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। तो एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी, यही इससे उम्मीद। लेकिन कोरोना की वजह से इसमें काफ़ी चेंज आया है। और अभी हमने पीछे सुना होगा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हो गई है, -23.9% के आसपास, यानी कि नेगेटिव हुई है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालेगी। उसके बाद है सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, हो सकता है। तो भारत में जो है जो सर्विस सेक्टर है उसका विकास हो रहा है। लगातार जो लोग हैं वो इस सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे आपकी बुक में जो दिया गया है वो 16 और 17 का है। जीडीपी में 53.2% किसका भाग है, हमारा इसका सर्विस सेक्टर का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो सर्विस सेक्टर में जितना अच्छा हम उत्पादन करते हैं, जितना ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान होता है, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा माना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ता रहेगा। मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके लिए भी आधार केंद्र है कि बहुत सी जो कंपनीज़ हैं वो हमारे देश में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर करने का प्रयास करती हैं। भारत की उदार विदेशी प्रत्यक्ष नीति भी विदेशी निवेश, क्योंकि भारत में जो है शुरू में क्या किया गया था, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो वो भी एक तरह से एफडीआई था और उन्होंने हमारे देश पर कंट्रोल कर लिया था। तो इसलिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी कि वो दोबारा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना ना हो कि हमारी अर्थव्यवस्था पर जो है वो कंट्रोल। तो इसके बाद 91 में चेंजेस आए और उसके बाद सरकार ने उदार निवेश की नीति को अपनाया और आज हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और ये माना जाता है अभी कि कोरोना के कारण बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो भारत में अपना उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। अमेरिका जो चाइना है वहाँ को छोड़कर जो है वो इंडिया में प्रोडक्शन करने का प्रयास करेंगी। उसके बाद है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों, ग्रोथ ऑफ माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज़ हैं। तो भारत सरकार जो है वो एमएसएमई के लिए विकास के लिए प्रोत्साहन देती है। उसके लिए वो पूंजी सब्सिडी, इसके अलावा कुछ डेप्ट भी देती है, टैक्सेस में छूट देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं जहाँ पर रोज़गार भी ज़्यादा मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन कर सकें, उनको बढ़ावा दे सकें। तो सरकार के इन प्रयासों से ये उम्मीद की जाती है कि भारत में जो है वो विकास, देश के आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अभी जैसे अगर इस समय की हम बात करते हैं तो इस समय में सरकार ने जो आज अब कोरोना के समय जो सरकार का एक उद्देश्य है वो यही है कि आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त किया जाए। उसके लिए लघु और सूक्ष्म उद्योगों का विशेष महत्व रहेगा और इसके लिए सरकार ने जो है इनके लिए एक राहत पैकेज भी घोषणा की थी। उसके बाद है जनांकीय जनसंख्या लाभांश की क्षमता, यानी पोटेंशियल फॉर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन डिविडेंड। तो जनांकीय जनसंख्या लाभांश की क्षमता, यानी कि लाभांश का तात्पर्य देश की संरचना, आयु में युवा वर्ग या कार्यकारी जो वर्ग है उसके प्रतिशत के कारण उसका जो प्रतिशत है वो लगातार तेज़ी से बढ़ा है। यानी कि बच्चों की और जो बूढ़े हैं उनकी संख्या कम हुई और जो काम करने योग्य, जिसमें 15 से 64 ईयर्स तक के जो पॉपुलेशन है उसको लिया जाता है, उनकी संख्या क्या हुई है, पहले से बढ़ी है। तो इससे जो है इसका फ़ायदा भी देश के आर्थिक विकास को मिलेगा। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स कि हाल के वर्षों में अगर भारत में देखा जाए तो बचत और निवेश का जो दर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है, कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गए हैं, हमारे पहले से ज़्यादा हो गई हैं। अगर 2016 में हम देखें इसमें तो 30% थी, जबकि
वैश्विक अर्थव्यवस्था की औसत पूंजी, अगर एवरेज टोटल हम विश्व में देखें तो 24, यानी कि विश्व की तुलना में हमारा जो उत्पादन है वो पहले से ज़्यादा रहा। तो ये आपका ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या आशाएं हैं, संभावनाएं हैं। तो हम अगर आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक विकास पॉसिबल है। तो ये है हमारा आर्थिक विकास की समस्याएं और उसकी चुनौतियां और हमारी आशाएं।